नमस्कार साथियों, आज इस सेशन के अंदर मैं आप सबके सामने संस्कृत से जुड़े कुछ तथ्यों को बताऊंगा और संस्कृत विषय की क्या महत्ता है और प्रारंभिक स्तर की तैयारी हमारे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार काम आएगी, इसके बारे में मैं आप सबके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप इन सब का पालन करेंगे और बड़ी तत्परता के साथ आप इस पूरे प्रकरण के अंदर जो जो विषय में बता रहा हूं उसको याद करने में जुट जाएंगे। निश्चित और यकीन मानिए ये आपके आने वाले जीवन के अंदर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बंधु, संस्कृत के अंदर अगर प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो जैसे हम ABCD इत्यादि पढ़ते हैं तो संस्कृत के अंदर वर्ण विचार इत्यादि पढ़ा जाता है। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। हो सकता है कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझना नहीं है, केवल याद करना है। और वही चीज मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं। संस्कृत के अंदर धातु रूप यानी कि हम उसको क्रिया कहते हैं। इंग्लिश के अंदर जब उसको हम वर्ब कहते हैं तो संस्कृत में ऐसी चीज को हम धातु कहते हैं और धातु का मतलब क्रिया होता है। तो जिस प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और भविष्यत काल इत्यादि विभिन्न प्रकार के कालों के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं उसी को संस्कृत में धातु रूप के तहत मैं आपके सामने बता दूं कि धातु रूप यानी कि लट लकार जिसे कि हम वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार यानी कि जिसको हम भूतकाल कहते हैं, ऋट लकार जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ये तो तीन काल से संबंधित हो गए। दो अतिरिक्त, वैसे सामान्य तौर पर लकार तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा जो स्तर है उस स्तर के अनुसार हमको बेसिक 5 लकार के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है। उसके बाद लोट लकार जो होता है उसको हम आज्ञार्थक रूप में लेते हैं और एक अन्य प्रकार का आता है विधिलिंग लकार जिसको हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो किसी भी धातु रूप की ये 5 लकार हमको याद होने चाहिए। एक रूप अगर हमने याद किया है तो लगभग बाकी के सारे रूप ठीक उसी प्रकार चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं पट धातु लट लकार का रूप बोलूं तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। ये एक लट लकार वर्तमान काल का भाग हो गया। अगर इसी को अगर हम हस धातु के तौर पर देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वही फ्लो में चलेगा। जैसे हसती, हसतः, हसंती, हमने उधर देखा था पठती, पठतः, पठन्ति, यहाँ हसती, हसतः, हसंती। पठसी, पठसः, पठतः, पठत, यहां पर हो जाएगा हससी, हसतः, हसतः, पठामी, पठाव, पठाम, हसामी, हसाव, हसाम। अगर हमने एक रूप याद किया है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी धातु रूप के भाग होंगे वो हमको आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, कुछ धातु रूप थोड़े से अलग चलते हैं तो ऐसे धातु रूपों की हम अलग से लिस्टिंग कर लें और उस पर विशेष फोकस करके हम उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ये जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे, धातु रूप क्लियर नहीं होंगे कि कौन सा धातु किस लकार का है, किस काल का है, तो हम कदाचित इसको समझ नहीं पाएंगे। अनुवाद के अंदर भी ये चीज काम आएगी, वाक्य रचना के अंदर भी काम आएगी, ये विभिन्न सेक्टरों के अंदर काम आएगी। इसलिए इसका याद होना आवश्यक है और ये छात्र के हिस्से की ईमानदारी है। उनके पास सभी चीजें लिखी हुई हैं तो इनको समय समय पर निश्चित तौर पर याद करें और कंठस्थ कर लें कि इनके 5 लकार उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उनके रूप किस किस तरीके से चलते हैं। आइए हम देखते हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप जैसे राम शब्द, रमा शब्द, नदी शब्द, गुरु शब्द, पितृ शब्द, मातृ शब्द, ये अलग अलग होते हैं। इसको हम अकारान, आकारान, इकारान, उकारान और ऋकारान इत्यादि में गिनते हैं। यानी कि जिन शब्दों के पीछे अ है, जैसे राम, म में अ की ध्वनि है तो ये अकारान की श्रेणी में आते हैं। रमा, मां के अंदर आ की ध्वनि है तो ऐसे शब्द आकारान की श्रेणी में आते हैं। इधर देख लीजिए इकारान, नदी, पति, हरि, मति, ये छोटी ई और बड़ी को लेकर अलग अलग आते हैं। उसके बाद उकारान के अंदर जैसे गुरु, वधु, ठीक है ना, तो ये छोटे ऊ और बड़े ऊ में उकारान आते हैं तो इनके रूप हमको अच्छी तरह याद करने हैं। ऋकारान शब्द जैसे मातृ शब्द, पितृ शब्द आते हैं। मातृ, त्रि के अंदर री की ध्वनि है तो मातृ शब्द और पितृ शब्द ऋकारान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्गों के अंदर जो होते हैं कि अकारान, आकारान, इकारान, उकारान, ऋकारान, ऐसे शब्दों को अलग अलग छांटकर उसकी जो 8 विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों को हम अच्छी तरह याद कर लें। कुछ सर्वनाम शब्द होंगे जैसे तत् शब्द, जैसा तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया। उसके बाद अस्मद, युष्मद, इदम शब्द,
ये सारे अलग अलग शब्दों का जो भंडार है, समय समय पर हमको इनको याद करना चाहिए। ये केवल याद करने, इसमें समझने और समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। जब हमने शब्द रूप याद कर लिया, अकारांत का राम शब्द, अकारांत शब्द याद कर लिया, तो अकारांत से जुड़े जितने भी शब्द रूप होंगे, जैसे वृक्ष शब्द आ गया, कृष्ण शब्द आ गया, तो ठीक उसी प्रकार चलेंगे जैसे मैंने यहां पर धातु रूप के अंदर बताया था। जैसे अगर हमने देखा रामः रामौ रामः प्रथमा, अगर हम कृष्ण अकारांत को भी है, अगर हमने उसको देख लिया तो हो जाएगा कृष्णः कृष्णौ कृष्णः। ठीक उसी प्रकार से अगर हम रमा शब्द पर आए, रमा रमे रमः प्रथमा, तो सीता शब्द भी अकारांत है, तो ठीक वैसा चलेगा, सीता सीते सीता प्रथमा। तो बहुत कुछ समानता है अकारांत अकारांत। इन शब्दों को अलग अलग छांटकर उनके एक रूप को अगर हमने याद कर लिया तो जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े जितने भी शब्द रूप होंगे हम उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। बंधुओं, जब तक ये चीज हमारी क्लियर नहीं होगी, और ध्यान रहे मैं बार बार कह रहा हूं, ये बच्चों के हिस्से की ईमानदारी है, इसलिए उनको अपने स्तर पर इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। ये पूर्व की कक्षाओं में लिखवा चुके हैं। ये चीजें कक्षा 10 के सिलेबस में, वर्तमान के जो कक्षा 10 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी, तो कक्षा 10 के सिलेबस में भी ये सारी चीजें व्याकरण भाग के अंदर पूछी जाएंगी। तो जब 10वीं के अंदर पूछी जाएंगी और कक्षा 6 से स्टार्ट हो रही है, तो हमको इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम संस्कृत के अंदर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए, और ये बालक ही कर सकता है। उसके अपने हिस्से की ईमानदारी, उसको स्वयं याद करना है। इसमें किसी प्रकार के समझने और समझाने वाला कोई दृष्टिकोण होता नहीं है। इसलिए बालक अच्छी तरीके से आज इन सभी शब्द रूपों को छांटें और लिखकर उसको याद करें। बंधुओं, इससे एक कदम और आगे चले तो वर्तमान में जैसे 26 सितंबर को रीट का एग्जाम होगा, तो अगर रीट के एग्जाम का अगर सिलेबस संस्कृत के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो कक्षा 6 से 10 तक के बीच में जो व्याकरण भाग दे रखी है, उसी व्याकरण भाग को रीट के एग्जाम के अंदर अभी पूछा जाता है। तो ये एक चीज याद करना हमारे लिए कितना मील का पत्थर साबित होगी, कितना आगे हम इसको देख सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो बंधुओं, आज की इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन संस्कृत की बेसिक को, शब्द रूप और धातु रूप को अच्छी तरीके से याद करेंगे, और जब भी सामान्य स्थितियां होंगी और विद्यालय अपना विधिवत खुलेगा, तब हम इन सब चीजों को क्लियर करके आएंगे, ताकि आपके लिए यह समस्या नहीं हो कि सर हमको ये चीज नहीं आती, हमको ये चीज नहीं आती है। ये चीज क्लियर है तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बंधुओं, एक बार पुनः कह देना चाहूंगा कि शब्द रूप से जुड़े जितने भी हैं, धातु रूप से जितने भी रूप से जुड़े जितने धातु हैं, उन सबको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे और कंठस्थ करेंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कोई शब्द रूप धातु रूप पूछ लिया जाए, तो इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है, हम तुरंत उस भाग को बोलने में ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता हमारे अंदर आ जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।